आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को बड़ा कर लें ताकि आपको वीडियो रील जैसा दिखाई दे ऐसा और अच्छे से समझ में आए। वेलकम बैक। अभी मैट्रिक की परीक्षा में 70 दिन के करीब है, 70 दिन है और हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। अगर हम एक सब्जेक्ट को 7 दिन दें तो भी हम 2 बार अभी से रिवाइज़ कर सकते हैं। और रिवाइज़ कुछ जानकारी के साथ, केवल रिवाइज़ नहीं, जो आपसे छूट गया है उससे भी क्लियर करता जाऊँगा। तो ये पूरा सप्ताह सामाजिक विज्ञान का है। इस पूरे सप्ताह में हम सामाजिक विज्ञान को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो आज का पहला जो अध्याय है वो है इतिहास विषय से यूरोप में राष्ट्रवाद, और इससे हम कैसे ख़त्म करेंगे आप इसे देखें, ताकि आने वाले सभी अध्याय को इसी तरह से मैं ख़त्म करूँगा, इसी तरह से एकदम जीरो से, और केवल 5 मिनट में 2 पन्ने के ये शॉर्ट नोट है। आप इस शॉर्ट नोट, छोटे नोट को देखें। अब तक अगर आपने नोट नहीं बनाया होगा तो बस ये नोट से आपका काम चल जाएगा। तो जो पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये क्या है। सबसे पहले राष्ट्र क्या होता है। तो राष्ट्र ऐसे उसे कहते हैं जहाँ के लोगों की भाषा मिलती हो, संस्कृति एक जैसी हो, सोच एक जैसी हो, इतिहास एक जैसा हो, एक साथ रहना चाहते हो, इसे राष्ट्र भावना कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है। जब लोग अपने राष्ट्र को सबसे पहले मानते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, यही राष्ट्रवाद है। एकदम जीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक यूरोप पर। यूरोप क्या है। तो यूरोप कोई देश नहीं है, एक बहुत बड़ा जगह है जिसमें कई सारे देश थे, तो जिसे महाद्वीप बोला जाता है। यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें देश जो शामिल थे वो ये थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस आदि। 200 साल पहले यूरोप में आज के जैसे देश नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे बिखरे हुए राज्य हुआ करते थे जिस पर राजा शासन करता था। यूरोप यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, लेकिन देश कोई नहीं था, छोटा छोटा जगह हुआ करता था जिसके अलग अलग राजा हुआ करते थे। यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी। बहुत साल पहले यूरोप में हर जगह राजा हुआ करता था और हर राज्य में भारी टैक्स लगाया जाता था जनता के ऊपर। उन्हें कोई अधिकार नहीं था, ना बोलने का, ना विरोध करने का। अलग अलग छोटे राज्य, भाषा अलग थी, संस्कृति भी अलग थी, मतलब एक देश नहीं बल्कि टुकड़ों में बटी दुनिया थी वो। इस अध्याय को ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी करा दिया जाएंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए अध्याय पहला, और ये PDF भी आपको दे दिया जाएगा ताकि आप दिन भर में 1-2 बार रिवाइज खुद से कर सकें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। और रिवाइज में इतना आसान तरीके से बना दूंगा PDF की, रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा आप इस वीडियो को देखें वैसा ही PDF दिखाई देगा, छोटा छोटा अच्छा नहीं, और मोबाइल टेढ़ा सीधा नहीं करना पड़ेगा, बस हाथ में रखे जैसा रील देखते हैं वैसे, और ऐसे पढ़ते जाइए। सब कुछ कहानी भी और ऑब्जेक्टिव सवाल भी ऐसे ही आपको दिखाई देंगे फुल स्क्रीन में एकदम। पहला अध्याय फ्रांस का नायक। पहला अध्याय का नायक फ्रांस था, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद था, उसका जो पहला नायक था वो फ्रांस था, जो कि अभी के समय में एक देश है। फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में इस क्रांति ने यूरोप की नींव हिला दी। फ्रांस ने दुनिया को बताया जनता की शक्ति क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, समानता क्या होती है, नागरिकता क्या होती है। ये शब्द आगे आए, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। दूसरा नायक जो था वो था नेपोलियन। फ्रांस की क्रांति के लिए नेपोलियन आया। फ्रांस की क्रांति के बाद सिलसिलेवार ढंग से पहले कौन सी क्रांति हुई, फिर कौन सी क्रांति हुई, आपको लाइन बाय लाइन दिखाई देगा ताकि उल्टा पलटा ना हो। उसने यूरोप को कई राज्यों को जीता, यूरोप के कानून बनाया, खुद के कानून, माप तोल, समान कर प्रणाली, सभी पर टैक्स, लेकिन एक लिमिट में, और एक समान बराबर समान कानून। इससे लोगों की सोच बदली कि हम भी एक देश बन सकते हैं। हालांकि नेपोलियन तानाशाह था, लेकिन फिर भी उसने राष्ट्रवाद की बीज बोई। इस अध्याय का जो तीसरा नायक था वो था इटली का युवा मज्जीनी ने युवाओं को जगाया। इटली के टुकड़ों में नहीं रहना है, इटली टुकड़ों में नहीं रहेगा, इटली एक होगा। उसने यंग इटली नाम का संगठन बनाया, राष्ट्रवाद की आग फैला दी। चौथा नायक जर्मनी का बिस्मार्क। जर्मनी भी 39 टुकड़ों में विभाजित था। बिस्मार्क ने युद्ध और राजनीति के तहत जर्मनी को एक देश बनाया। यह एक बहुत बड़ा कदम था। अगला कारण 1848 की क्रांति। यूरोप के नौजवान एक साथ उठे। उनकी मांग थी संविधान, चुनी हुई सरकार, आज़ादी, एक देश की एकता। यह यूरोप के राष्ट्रवाद की आग को और मजबूत कर दी। राष्ट्रवाद फैलाने के कारक क्या क्या थे कारण। फ्रांसीसी क्रांति, इससे देश की आज़ादी के संदेश पूरे यूरोप में गए। नेपोलियन के कानून, नेपोलियन तानाशाह था लेकिन फिर भी उसने एक देश जैसा कानून बनाया जिससे कि लोगों के अंदर भावना जगी कि हम भी एक हो सकते हैं, बिखरे हुए नहीं रह सकते हैं। 1848 की क्रांति,
यूरोप के युवाओं ने पहला बड़ा आंदोलन किया। जर्मनी व इटली का एकीकरण दिखाया कि राष्ट्र निर्माण संभव है। प्रेस, संस्कृति, अखबारों, मीडिया को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। जर्मनी का एकीकरण, नेता बिस्मार्क, तरीका, 3 बड़े युद्ध, राजनीति, सेना की शक्ति। परिणाम, 1871 में जर्मनी एक देश बना। इटली का एकीकरण, नेता मजीनी, इसका विचार था। कावूर जो था वो राजनीति करता था और गैरिबाल्डी सेना की अगुवाई करता था। 1861 में इटली भी एक देश बन गया। 1848 के विद्रोह, लोगों की मांग, संविधान, चुनी हुई सरकार, भाषा आज़ादी। बाल्कन क्षेत्र, यह क्षेत्र ज़्यादा झगड़े वाला था। भाषा अलग थी, राजा अलग था, धर्म अलग थे। यह राष्ट्रवाद बढ़ाया गया और यूरोप में तनाव बढ़ा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल के इस अध्याय से जुड़े हुए, ताकि यह अध्याय लगभग 70 से 80% आपके समझ में आ जाए। तो यूरोप के राष्ट्रवाद की शुरुआत किस घटना से जोड़ी जाती है? तो फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। आप देख सकते हैं कि इस तरह का PDF मैंने तैयार किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मोबाइल सीधा रखें, बड़ा अक्षर होगा, आप बस पढ़ते रहे। परीक्षा के एक दिन पहले भी रिवाइज किया जा सकता है इस नोट को, जितना अच्छा तब बनाया गया है। और सारे सवाल VVI हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेपोलियन ने कौन सा प्रमुख कानून लागू किया था? सिविल कोड 1804 में। सिविल कोड 1804 की व्यवस्था को खत्म किया, जमींदारी विशेषाधिकार को। उदारवाद का मुख्य आधार क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या होता है? समान नागरिकता, साझा संस्कृति। जोल्वेरिन किस देश से जुड़ा हुआ था? जर्मनी। जोल्वेरिन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार से आंतरिक कर हटाना। उदारवाद को सबसे अधिक समर्थन किस वर्ग ने दिया? मध्यम वर्ग ने, मिडिल क्लास ने। इटली के एकीकरण का प्रारंभिक विचार किसने दिया? मजीनी ने। मजीनी ने कौन सा संगठन बनाया था? युवा इटली, यंग इटली। इटली के एकीकरण का राजनीतिक दिमाग किसे कहा जाता है? कावूर को। इटली के दक्षिणी क्षेत्र को किसने आज़ाद कराया? गैरिबाल्डी ने। इटली का पहला राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण समय प्रूसी का राजा कौन था? विलियम प्रथम। बिस्मार्क की प्रसिद्ध नीति क्या थी? रक्त और लौह की नीति। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य संदेश क्या था? जनता की सत्ता और समान अधिकार, यानी कि चुनी हुई सरकार और सबको समान अधिकार मिले। 1848 की क्रांति किस मांग के लिए हुई थी? संविधान और अधिकारों के लिए। तो इस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 से 50 सवाल हर अध्याय से जुड़े हुए हैं PDF बना करके। तो आप हमसे कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं, ताकि दिन में कभी भी रिवाइज कर सके, मेरे वीडियो को भरोसा ना रह सके। हालांकि मेरी वीडियो जब भी आएगी आपको अच्छा बातें बताएगी परीक्षा से जुड़ी हुई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नोट लेकर के आप कभी भी रिवाइज कर से, शॉर्ट नोट जिसमें कि 40 PDF 40 MCQ है, यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन, और 2 पन्ने में पूरा पाठ विस्तार से समझाया गया है। ये पूरा अगर आप PDF लेना चाहते हैं सेम इसी फॉर्मेट में, इतना बड़ा दिखाई देगा और इतने बड़े बड़े टेक्स्ट दिखाई देंगे आपको। तो आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं हर विषय की और हर अध्याय की A से Z।